नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के स्टैटिक एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। जैसा कि आप जानते हैं, ध्येय ने विभिन्न लोक सेवा आयोगों की आगामी प्रारंभिक परीक्षाओं को देखते हुए करंट अफेयर से अलग एक स्टैटिक पार्ट से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला शुरू की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के स्टैटिक एमसीक्यूज का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस के प्रश्नों को। इस तरह लेते हैं पहला प्रश्न। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, मूल संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आंग्ल भारतीयों के लिए भारतीय संसद में जनसंख्या के आधार पर 10 वर्ष के लिए सीटें आरक्षित की गई थीं। दूसरा, भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आंग्ल भारतीय शब्द की व्याख्या की गई है। ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल कथन दो सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भारतीय संसद में प्रतिनिधित्व के लिए जनसंख्या के आधार पर सीटें आरक्षित की गई हैं, जबकि आंग्ल भारतीयों के लिए 2 सीटें निश्चित रूप से आरक्षित की गई थी, यानी इसमें कोई समयावधि 10 वर्ष की नहीं तय की गई थी। किसके लिए? आंग्ल भारतीयों की बात कर रहा हूँ। बाकी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति आदि के लिए 10 वर्ष की आरक्षण का समयावधि तय किया गया था। बाद में इसे संशोधन कर करके 10-10 साल बढ़ाया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा आंग्ल भारतीय शब्द की व्याख्या की गई है, इसीलिए कथन 2 सत्य है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से प्रावधान भारतीय संविधान निर्माण से पहले ब्रिटिश शासनकाल में भी सक्रिय थे? पहला, अध्यादेश जारी करना। दूसरा, राज्य लोक सेवा आयोग का गठन। तीसरा, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। और चौथा, केंद्र एवं प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन। ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 4, बी केवल 1, 3 और 4, सी केवल 4, अथवा डी 1, 2, 3 और 4, यानी चारों। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी चारों प्रावधान ब्रिटिश शासन काल में भी सक्रिय थे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए सभी प्रावधान ब्रिटिश शासन में प्रभावी थे, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। अध्यादेश जारी करने का अधिकार भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा प्रदान किया गया था। महालेखा परीक्षक का पद भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा बनाया गया था। और भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा राज्य लोक सेवा आयोगों का गठन प्रारंभ हुआ। साथ ही केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से संवैधानिक निकाय मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे? पहला, वस्तु एवं सेवा कर परिषद। दूसरा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तीसरा, भारत का महान्यायवादी। और चौथा, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। अधिकारी नहीं बल्कि प्राधिकारी। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 1, 2 और 4, अथवा डी केवल 2 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी केवल 1, 2 और 4 सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वस्तु एवं सेवा कर परिषद का निर्माण 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संविधान में 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी पद को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा साल 1956 में जोड़ा गया था। जबकि भारत का महान्यायवादी वाली जो संस्था है, ये मूल संविधान में ही शामिल थी। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, भारत की राष्ट्रमंडल तथा संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता उसकी संप्रभुता को अंशतः यानी पार्शियली प्रभावित करती है। दूसरा, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद साम्यवादी समाजवाद है, जो कि पूंजीवाद का विरोध करता है। विकल्प है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी दोनों कथन गलत हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए दोनों कथन गलत हैं। कैसे गलत थे, इसके लिए बढ़ते हैं आगे। भारत के राष्ट्रमंडल तथा संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता उसकी संप्रभुता को किसी मायने में सीमित नहीं करती है। भारत स्वेच्छा से इन दोनों संस्थाओं से, दोनों संगठनों से जुड़ा हुआ है, अपने फायदे और नुकसान को कैलकुलेट करके।
संविधान की प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद। इसे राज्याश्रित समाजवाद भी कहा जाता है। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी भारत सूचकांक निम्नलिखित में से किन मानकों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूनियन टेरिटरीज की प्रगति का मूल्यांकन करता है? यह गवर्नेंस से संबंधित प्रश्न है। खैर, पहला लिंग, दूसरा शिक्षा, तीसरा आर्थिक विकास और चौथा जलवायु परिवर्तन। आपके ऑप्शंस हैं ए 1, 2 और 3, बी 1, 3 और 4, सी 2, 3 और 4 अथवा डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी ये चारों ही मानक एसडीजी इंडिया इंडेक्स बनाने में कंसीडर किए जाते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पहली बार दिसंबर 2018 में जारी किया गया ये सूचकांक देश में एसडीजी पर प्रगति की निगरानी के लिए प्राथमिक उपकरण बन चुका है और साथ ही साथ इसने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैश्विक लक्ष्यों पर रैंकिंग देकर उनके बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया है। इस सूचकांक को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय यानी मॉस्पी, संयुक्त राष्ट्र भारत और ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट के सहयोग से विकसित किया गया है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, लिंग, आर्थिक विकास, संस्थानों, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण जैसे मानकों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था आज का स्टैटिक एमसीक्यू कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो DIS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के स्टैटिक एमसीक्यूज़ के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।